अक्सर हमें लगता है कि हमारी परेशानियां गरीबी की वजह से हैं। लेकिन क्या हो अगर असली समस्या गरीबी नहीं बल्कि अमीर दिखने की चाहत हो? यही सवाल आज से 150 साल पहले गाइदी मोपाशा ने अपनी मशहूर कहानी द नेकलेस में उठाया था। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक पार्टी में सबसे अलग दिखने के लिए एक हार उधार लेती है, और वह हार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। यह कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए सीधे चलते हैं 19वीं सदी के पेरिस और मिलते हैं मैथिल्ड से गाइदी मोपासा की कहानी द नेकलेस में। वह एक बेहद खूबसूरत और दिलकश लड़की थी, पर किस्मत का खेल देखिए कि उसका जन्म एक मामूली क्लर्क के परिवार में हो गया। ना तो उसके पास कोई दहेज था, ना कोई बड़ी उम्मीदें, और ना ही किसी अमीर या बड़े खानदान के लड़के से मिलने जुलने का कोई जरिया। नतीजा यह हुआ कि उसने शिक्षा मंत्रालय के एक छोटे से क्लर्क से शादी कर ली। वह बहुत सादगी से रहती थी, क्योंकि सजने संवरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उसे लगता था कि वह इस मामूली जिंदगी के लिए नहीं बनी है। सच भी है, महिलाओं की कोई जाति या नस्ल नहीं होती। उनकी खूबसूरती, उनकी अदा और उनका अंदाज ही उनका असली खानदान होता है। उनकी सूझबूझ और उनका सलीका ही उनकी रईसी होती है, जो एक आम लड़की को किसी भी बड़ी रानी के बराबर खड़ा कर सकती है। लेकिन मैथिल्ड हर पल तड़पती थी। उसे लगता था कि उसका जन्म तो दुनिया की सबसे आलीशान और महंगी चीज़ों के लिए हुआ है। उसे अपने घर की वो बेरंग दीवारें, फटी पुरानी कुर्सियाँ और वो फीके पड़े पर्दे देखकर चिढ़ होती थी। कोई दूसरी आम औरत शायद इन चीज़ों पर ध्यान भी न देती, पर मैथिल्ड को यह सब देखकर गुस्सा आता था। घर का काम करने वाली उस छोटी नौकरानी को देखकर उसके मन में अजीब सी मायूसी और बड़े बड़े सपने तैरने लगते थे। वो सोचती थी कि काश उसका एक बड़ा सा महल जैसा घर होता, जहाँ आलीशान मखमली पर्दे लटके होते, दीवारों पर बड़ी बड़ी मशालें जल रही होती, और भारी भरकम कुर्सियों पर रईसी की तरह नौकर पहरा दे रहे होते। वह बड़े बड़े कमरों के ख्वाब देखती, जहाँ बेशकीमती और खूबसूरत डिज़ाइन वाला फर्नीचर होता, और शाम की चाय पर शहर के सबसे रईस और मशहूर लोग उनसे बातें करने के लिए तरसते। शाम को जब वह रात के खाने के लिए टेबल पर बैठती, जिस पर 3 दिन पुराना कपड़ा बिछा होता था, और उसका पति बड़े खुश होकर बर्तन का ढक्कन हटाते हुए कहता, वाह, गरम गरम सूप! इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तब मैथिल के दिमाग में आलीशान होटलों के खाने चल रहे होते थे। वह चांदी के बर्तनों, दीवारों पर सजी अनोखी पेंटिंग्स और महंगी मछलियों और चिकन के उन स्वादों के बारे में सोचती, जहां लोग खाते खाते उसकी खूबसूरती की तारीफ के कसीदे पढ़ते थे। उसके पास ना तो कोई अच्छी ड्रेस थी, ना कोई गहना, कुछ भी नहीं। और मैथिल्ड को सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मोहब्बत थी। उसे लगता था कि वह बनी ही इन सब के लिए है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, लोग उसे पसंद करें, उसके दीवाने हों, और हर महफिल में सिर्फ उसी के चर्चे हों। उसकी एक अमीर सहेली भी थी, जिसके साथ वह बचपन में पढ़ती थी, लेकिन मैथिल्ड उसके घर जाने से कतराती थी, क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद उसे अपनी गरीबी देखकर इतना दुख होता था कि वह पूरे पूरे दिन बस रोती रहती, मायूसी और कश्मकश में डूबी हुई। एक शाम उसका पति बेहद खुश होता हुआ घर लौटा। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उसने कहा, यह लो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लाया हूँ। मैथिल ने झटपट लिफाफा फाड़ा, और अंदर से एक छपा हुआ कार्ड निकला, जिस पर लिखा था, शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रामपोनू सोमवार 18 जनवरी की शाम को मंत्रालय के निवास स्थान पर मिस्टर और मिसेज लॉयजल का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।
पति को लगा था कि इसे देखकर मैथिल्ड खुशी से उछल पड़ेंगी, पर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। उसने उस इनविटेशन कार्ड को गुस्से में टेबल पर ही फेंक दिया और मुंह बनाते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूं? लेकिन डियर, मुझे लगा तुम खुश होगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह तो बहुत अच्छा मौका है, वो भी इतना शानदार। तुम्हें अंदाजा नहीं है इसे पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। ऑफिस में हर कोई यह कार्ड चाहता है, पर यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिला है। छोटे कर्मचारियों को तो यह मिलता भी नहीं। वहाँ तुम्हें पूरी सरकारी दुनिया के बड़े बड़े लोग दिखेंगे। मैथिल ने चिढ़कर उसे देखा और बेरुखी से बोली, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी बड़ी जगह जाने के लिए मेरे पास पहनने को है क्या? पति ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह हकलाते हुए बोला, क्यों? वो वाली ड्रेस जो तुम पहनती हो जब हम नाटक देखने थिएटर जाते हैं, मुझे तो वो बहुत प्यारी लगती है। तभी वह चुप हो गया, एकदम सुन और हैरान, क्योंकि उसकी पत्नी रोने लगी थी। मैथिल्ड की आंखों में दो बड़े बड़े आंसू लुढ़क कर उसके होठों तक आ गए थे। पति घबरा कर हकलाया, क्या हुआ? बात क्या है? मैथिल्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने गुस्से को काबू किया, अपने भीगे गालों को पूछा और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। अपना यह कार्ड मुझे किसी ऐसे साथी को दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर कपड़े हों। पति का दिल बैठ गया, पर उसने खुद को संभाल कर कहा, चलो देखते हैं मैथिल्ड, एक अच्छी और सीधी सादी ड्रेस कितने तक में आ जाएगी जिसे तुम बाद में भी किसी और मौके पर पहन सको। मैथिल्ड ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। वह मन ही मन हिसाब करने लगाने लगी कि वह कितनी रकम मांगे जो उस कंजूस कलर के बजट में बैठ जाए, ताकि वह तुरंत मना कर दे या डर कर चीख ना पड़े। आखिरकार उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे पक्का तो नहीं पता, 400 फ्रैंक्स में काम हो जाना चाहिए। यह सुनकर पति का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने ठीक इतने ही पैसे 400 फ्रैंक्स बचा कर रखे थे ताकि अगले संडे दोस्तों के साथ शिकार पर जाने के लिए बंदूक खरीद सके। लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, पर कोशिश करना कि ड्रेस बहुत सुंदर हो। पार्टी का दिन नज़दीक आने लगा, पर मैथिल्ड अभी भी उदास, परेशान और बेचैन दिख रही थी, जबकि उसकी ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी थी। एक शाम उसके पति ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम 2-3 दिन से बड़ी अजीब हरकतें कर रही हो। उसने जवाब दिया, मैं इस बात से चिढ़ी हुई हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, एक नग तक नहीं है। मैं वहाँ कितनी गरीब लगूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इस पार्टी में जाऊं ही ना। पति ने कहा, तुम असली फूल पहन सकती हो, इस मौसम में वो बहुत फैशनेबल लगते हैं। सिर्फ 2 फ्रैंक्स में तुम्हें 2 या 3 शानदार गुलाब मिल जाएंगे। पर मैथिल्ड को उसकी बात नहीं जंची। उसने कहा, नहीं, अमीर औरतों के बीच फूहड़ और गरीब दिखना सबसे बड़ी बेइज्जती है। तभी उसका पति अचानक चिल्लाया, अरे हम भी कितने बेवकूफ़ हैं, तुम अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास क्यों नहीं जाती और उनसे कुछ गहने उधार मांग लेती? तुम्हारी उनसे इतनी अच्छी जान पहचान तो है ही ना। यह सुनते ही मैथिल्ड खुशी से चीख उठी। यह हुई ना बात, उसने कहा, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अगले ही दिन वह अपनी सहेली के घर पहुंची और उसे अपना सारा दुखड़ा सुनाया। मैडम फॉरेस्टियर तुरंत कांच के दरवाजे वाली अपनी अलमारी के पास गई, वहां से एक बड़ा सा गहनों का डिब्बा निकाला, उसे मेज पर लाकर खोला और बोली, जो पसंद हो वो चुन लो माय डियर। मैथिल्ड ने पहले कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का हार और फिर सोने और जवाहरात से बना एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार क्रॉस देखा। वह आईने के सामने गहने पहनकर देखने लगी। वह हिचकिचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें रख ले या वहीं छोड़ दे। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है?
क्यों नहीं है? हाँ, है ना। तुम खुद ही देख लो। मुझे क्या पता तुम्हें क्या पसंद आए। तभी अचानक काले साटन के एक बॉक्स में उसे हीरो का एक बेहद शानदार हार दिखाई दिया। उसे देखते ही मैथिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे उठाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उस हार को अपनी गर्दन पर ड्रेस के ऊपर लगाया और आईने में खुद को निहारते हुए खो सी गई। फिर उसने बहुत हिचकिचाते हुए बेचैनी सी भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? सिर्फ ये? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, ले जाओ। मैथिल ने खुशी के मारे अपनी सहेली को गले लगा लिया, उसे चूमा और उस बेशकीमती खजाने को समेटकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। आखिरकार पार्टी का वह बड़ा दिन आ ही गया। मैडम लॉयजल यानी मैथिल्ड उस पूरी रात महफिल की जान बन गई थी। वह वहाँ मौजूद सभी औरतों में सबसे सुंदर, सलीकेदार, हंसमुख और खुश नजर आ रही थी। दफ्तर के सारे मर्द उसे ही निहार रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और उससे मिलने के लिए बेताब थे। यहाँ तक कि कैबिनेट के सारे बड़े अधिकारी उसके साथ डांस करना चाहते थे और खुद शिक्षा मंत्री ने भी उस पर खास ध्यान दिया था। वह पूरे जोश और दीवानगी के साथ डांस कर रही थी, मानो खुशी के नशे में चूर हो। उसे अपनी खूबसूरती की इस कामयाबी और लोगों की तारीफों के अलावा कुछ याद नहीं था। वह अपनी जीत के उस मीठे एहसास के बादलों में तैर रही थी, जो किसी भी औरत के दिल को सबसे ज़्यादा सुकून देता है। सुबह के करीब 4 बजे वह घर लौटने के लिए निकले। उसका पति तो आधी रात से ही एक छोटे से कमरे में बाकी 3 ऐसे पत्नियों के साथ ऊँघ रहा था, जिनकी पत्नियां पार्टी का पूरा मज़ा ले रही थी। घर जाने के लिए पति ने मैथिल के कंधों पर वही पुराना मामूली सा शॉल डाल दिया जो वह रोज ओढ़ती थी। उस शॉल का सादापन पार्टी की उस चमचमाती महंगी ड्रेस के सामने उसकी गरीबी को साफ दिखा रहा था। मैथिल को यह एहसास हो गया और वे वहाँ से झटपट निकल जाना चाहती थी, ताकि बाकी अमीर औरतें जो महंगे फर वाले मफलर ओढ़ रही थी उसे इस हाल में ना देख लें। लॉयजल ने उसे रोकना चाहा। अरे रुको तो सही, बाहर ठंड लग जाएगी, मैं बाहर जाकर कोई गाड़ी ढूंढता हूँ। पर मैथिल ने एक ना सुनी और तेजी से सीढ़ियों के नीचे उतर गई। जब वे सड़क पर पहुंचे तो दूर दूर तक कोई बग्गी या गाड़ी नहीं थी। वे गाड़ी की तलाश में पैदल ही चल पड़े और दूर दिखने वाले कोच वालों के आवाज़ें देने लगे। वे ठंड से कांपते हुए मायूस होकर सीन नदी के किनारे किनारे चलने लगे। आखिरकार नदी के किनारे उन्हें रात के वक्त चलने वाली वो पुरानी घिसी पिटी बग्गियां मिल गई, जो पेरिस की सड़कों पर सिर्फ अंधेरा होने के बाद ही निकलती हैं, मानो दिन के उजाले में अपनी बदहाली दिखाने में उन्हें शर्म आती हो। वह बग्घी उन्हें उनके माटियर स्ट्रीट वाले घर के दरवाजे पर छोड़ गई और वे थके हारे अपने फ्लैट में ऊपर आ गए। मैथिल्ड के लिए उस हसीन रात का सपना अब खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ पति को याद आया कि सुबह 10 बजे तक उसे ऑफिस भी पहुंचना है। मैथिल्ड ने अपनी खूबसूरत को एक आखिरी बार आईने में निहारने के लिए अपने कंधे से वह शॉल हटाया, लेकिन तभी उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वो कीमती हार मेरे गले में था ही नहीं। पति, जो आधे कपड़े उतार चुका था, चौंक कर बोला, क्या हुआ? बात क्या है? वह बेहद घबराए हुए अंदाज में उसकी तरफ घूमी और हकलाते हुए बोली, वो मैडम फॉरेस्टियर का हार मेरे गले में नहीं है। पति सन्न रह गया। वह घबरा कर खड़ा हुआ। क्या क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन ही नहीं है। और वे पागलों की तरह ड्रेस की परतों में, शॉल की परतों में, जेबों में, हर जगह हार ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। पति ने पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है कि जब हम मंत्री के घर से निकले थे तब वो हार तुम्हारे गले में था? हाँ,
जब हम वहाँ से बाहर आ रहे थे तो लॉबी में मैंने उसे छुआ था, लेकिन अगर वह सड़क पर गिरा होता तो उसके गिरने की आवाज़ आती। पक्का वो उसी बग्गी में गिरा है। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। क्या तुमने बग्गी का नंबर नोट किया था? नहीं। और तुमने? क्या तुमने देखा था? नहीं। दोनों एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आखिरकार पति ने दोबारा अपने कपड़े पहने। उसने कहा, मैं उसी रास्ते पर पैदल वापस जा रहा हूँ जहाँ से हम आए थे। देखता हूँ शायद कहीं मिल जाए। और वह चल दिया। मैथिल्ड अपनी पार्टी वाली ड्रेस पहनने वहीं एक कुर्सी पर ढह गई। उसमें बिस्तर तक जाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। ना कोई उम्मीद थी, ना कोई सोच। सुबह करीब 7 बजे उसका पति वापस लौटा। उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। वह पुलिस स्टेशन गया, बग्गियों के दफ्तर के चक्कर काटे और अखबारों में इनाम का विज्ञापन भी दे दिया। यानी जहाँ से भी उम्मीद थी, एक छोटी सी किरण दिख सकती थी, उसने वह सब किया। मैथिल्ड इस भयानक हादसे से सहमी हुई पूरे दिन पागलों की तरह घर पर बैठी इंतजार करती रही। शाम को जब पति घर लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें धंस गई थी। उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। पति ने कहा, हमें तुम्हारी सहेली को एक चिट्ठी लिखनी होगी। उसमें लिख दो कि हार का हुक टूट गया है और तुम्हें उसे ठीक होने के लिए दिया है। इससे हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। मैथिल्ड ने ठीक वैसा ही लिखा जैसा उसके पति ने उसे लिखवाया। एक हफ्ता बीतते बीतते उन्होंने उम्मीद की आखिरी किरण भी खो दी और लॉयजल, जो इस हफ्ते के तनाव में अपनी उम्र के 5 साल बड़ा लगने लगा था, उसने भारी आवाज़ में कहा, अब हमें इस हार की जगह दूसरा नया हार ढूंढने का इंतजाम भी करना होगा। अगले दिन वह उस डब्बे को लेकर जिस पर सुनार का नाम लिखा था उसकी दुकान पर पहुंचे। सुनार ने अपने बही खाते और किताबें खंगाली और बोला, मैडम, यह हार मैंने नहीं बेचा था, मैंने तो सिर्फ यह बॉक्स दिया था। इसके बाद वे एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने लगे। वे अपनी यादों के सहारे ठीक वैसा ही हार ढूंढ रहे थे। दुख, चिंता और थकावट के मारे उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वे बीमार जैसे लग रहे थे। तभी पैलेस रॉयल की एक दुकान पर उन्हें हीरो का एक ऐसा हार मिला जो दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खोया था। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स लगाई गई, लेकिन बहुत मिन्नतें करने पर सुनार उसे 36,000 फ्रैंक्स में देने को राजी हो गया। उन्होंने सुनार के आगे हाथ जोड़े कि वह 3 दिन तक इस हार को किसी और को ना बेचे। साथ ही उन्होंने एक सौदा और किया कि अगर फरवरी के अंत से पहले उन्हें पुराना हार मिल जाता है तो सुनार इस नए हार को वापस ले लेगा और उन्हें 34,000 फ्रैंक्स लौटा देगा। लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे। बाकी के बचे हुए पैसे उसे उधार लेने थे। और फिर शुरू हुआ कर्ज का वो भयानक जाल। उसने किसी से 1,000 फ्रैंक्स मांगे तो किसी से 500, किसी के 5 सिक्के उधार लिए तो किसी से 3। उसने कागज़ों पर दस्तखत किए, ऐसे वादे किए जो उसे बर्बाद करने वाले थे, और हर तरह के सूदखोरों और ब्याज पर पैसा देने वाले के आगे हाथ फैलाया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने बिना यह सोचे समझे हर जगह अपने साइन कर दिए कि वह यह कर्जा चुका भी पाएगा या नहीं। आने वाले कल की चिंता, बदहाली का खौफ और मानसिक जिल्लत के बोझ तले दबा हुआ वे आखिरकार उस दुकान पर पहुंचा और दुकानदार के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स रख कर नया हार खरीद लाया। जब मैडम लॉयजल यानी मैथिल्ड वह हार लेकर मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंची तो उसकी सहेली ने बहुत रूखे अंदाज में कहा, तुम्हें यह मुझे थोड़ा जल्दी लौटाना चाहिए था, क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती। मैथिल्ड का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी सहेली डिब्बा खोलकर ना देख ले। अगर उसने पहचान लिया कि हार बदल दिया गया है तो वह क्या सोचेगी, वह क्या कहेगी? क्या वो मैथिल्ड को एक चोर समझेंगी?
अगर मैडम लॉयज़ल का अंदाज़ा हुआ कि तंगहाली और मजबूरियों की ज़िंदगी कितनी खौफनाक होती है, लेकिन उसने अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत ही बहादुरी और जाबाज़ी से निभाया। उस भयानक कर्ज़ को चुकाना बेहद ज़रूरी था और वह उसे चुकाकर ही दम लेती। सबसे पहले उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया, अपना फ्लैट बदल दिया और एक इमारत की छत के नीचे एक छोटा-सा तंग कमरा किराए पर ले लिया। अब वह घर के भारी काम और रसोई के थका देने वाले बदबूदार कामों को सीखने लगी। जिन गुलाबी नाखूनों को वह कभी बड़े नाज से सजाती थी, अब उन्हीं से वह चिकने बर्तनों और कढ़ाइयों की कालीख रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। वह मैले कपड़े, चादरें और पोछे धोती और उन्हें सुखाने के लिए रस्सी पर टांगती। हर सुबह वह खुद घर का कूड़ा नीचे सड़क पर फेंकने जाती और नीचे से पानी भरकर लाती और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हाँफते हुए हर मंजिल पर रुकती। अब वह आम गरीब औरतों जैसे सस्ते कपड़े पहनती, हाथ में टोकरी लटकाए बनिए, कसाई और सब्जी वाले की दुकान पर जाती और पाई पाई के लिए उनसे मोल भाव करती। हर महीने उन्हें कुछ कर्ज के कागजात बदलवाने पड़ते ताकि थोड़ा और वक्त मिल सके और कुछ और कर्ज चुकाना पड़ता। पति भी दफ्तर के बाहर शाम को एक व्यापारी के बही खाते संभालता और देर रात तक 5 पैसे प्रति पेज के हिसाब से नकल लिखने का काम करता। और उनकी यह नर्क जैसी जिंदगी पूरे 10 साल तक चलती रही। 10 साल के अंत में उन्होंने सूदखोरों का सारा कर्ज, उनका भारी भरकम ब्याज और ब्याज के ऊपर का ब्याज सब कुछ चुका दिया, एक एक पाई चुका दी। मैथिल्ड अब उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी थी। वह गरीब घरों की उन औरतों जैसी सख्त, मजबूत और खुरदुरी औरत बन चुकी थी, जिसके चेहरे पर अब कोई नज़ाकत नहीं बची थी। उसके बाल बिखरे रहते, कपड़े अस्त व्यस्त होते, हाथ काम कर कर के लाल पड़ चुके थे। वह बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती और बड़े बड़े कट्टों से पानी भरकर खुद फर्श धोती थी। लेकिन कभी कभी जब उसका पति दफ्तर गया होता, वह खिड़की के पास बैठ जाती और बीते ज़माने की उस शानदार पार्टी के बारे में सोचती, उस रात के बारे में जब वह इतनी खूबसूरत लग रही थी और हर तरफ सिर्फ उसी के चर्चे थे। सोचिए, अगर उसने उस हार को न खोया होता तो उसकी ज़िंदगी वैसी होती, कौन जानता है। यह ज़िंदगी भी कितनी अजीब है और कितने उतार चढ़ावों से भरी है। एक बहुत छोटी सी चीज़ भी इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है या फिर उसे बचा सकती है। एक संडे मैथिल पूरे हफ्ते की थकान और चिंताओं को भुलाने के लिए चेम्स एलिसी सड़क पर टहल रही थी। तभी अचानक उसे एक औरत दिखी जो एक बच्ची के साथ टहल रही थी। वह मैडम फॉरेस्टियर थी, जो आज भी उतनी ही जवान, उतनी ही सुंदर और उतनी ही आकर्षक लग रही थी। मैथिल्ड का दिल भर आया। क्या वो उससे बात करे? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। अब जब उसके कर्ज की एक एक पाई चुका दी है तो वो उससे सब कुछ सच सच बता देगी, क्यों ना बताए। वो उसके पास पहुंची और बोली, गुड मॉर्निंग जीन। उसकी सहेली ने उसे पहचाना ही नहीं। वह हैरान थी कि एक साधारण गरीब से दिखने वाली औरत उसे इतने हक से उसके नाम से बुला रही है। वह हकलाते हुए बोली, लेकिन मैडम, मैं आपको नहीं जानती, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं मैथिल लॉयसल हूँ। यह सुनते ही उसकी सहेली के मुंह से हैरानी की एक चीख निकल आई। ओह, मेरी बेचारी मैथिल, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, जब से तुमसे आखिरी बार मिली थी तब से मैंने बहुत मुश्किल और बदहाली के दिन देखे हैं और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? भला वो कैसे? तुम्हें याद है वो हीरो का हार जो तुमने मुझे शिक्षा मंत्रालय की उस पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था? हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। तो सुनो, वो हार मुझसे खो गया था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे वापस लौटा दिया था। मैंने तुम्हें जो हार लौटाया था वो बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा नया हार था और उसका कर्ज चुकाने में हमें पूरे 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल था, जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी,
लेकिन शुक्र है कि अब सब खत्म हो चुका है और मुझे एक सुकून की नींद आती है। मैडम फॉरेस्टियर वहीं ठिठक कर रुक गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार की जगह मुझे हीरो का दूसरा असली हार खरीद कर दिया? हाँ, क्या तुम्हें तब अंदाजा भी नहीं हुआ? वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। यह कहते हुए मैथिल्ड के चेहरे पर एक फक्र और सादगी भरी खुशी की मुस्कान तैर गई। मैडम फॉरेस्टियर का दिल पसीज गया। उसने मैथिल्ड के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बेहद भावुक होकर बोली, ओह मेरी बेचारी मैथिल्ड, वो हार तो नकली था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा की नहीं थी। 10 साल आंसू, मेहनत और कर्ज में डूबे 10 साल। यह कहानी उसे एक रात की नहीं बल्कि उन 3650 रातों की है जो मैथिल्ड ने एक गलती की कीमत चुकाते हुए गुजारी। और सबसे बड़ा दर्द क्या है? यही कि यह सब एक छलावे के लिए था। हार नकली था, पर मैटिल्डा का वो संघर्ष, उस बदला हुआ चेहरा और उसका खोया हुआ स्वाभिमान सब कुछ असली था। शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी हार के कर्जदार हैं। वो चीज़ें, वो रिश्ते, वो पद जिन्हें हम असली समझकर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी चमक भी उधार की थी। गादी मोपासा शायद यही कहना चाहते थे कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नकली चीज़ों के लिए असली कीमत चुका देना है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव रहा है? अगर आप साझा करना चाहें तो कमेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा नाम है अमर और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक लेजेंड्स। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल में लंबे समय तक रहेगी। धन्यवाद।